अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाइज़ जावेद एंड वेलकम टू माइंड चेंजर। आज हमारे साथ हैं गुरु ज़ाहिद इरफान, जिनके आपने हो सकता है कि कोर्स अटेंड किया हो या उनकी कोई ना कोई आपने वीडियो देखी हो या उनकी किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ आप कभी इंटरेक्ट किया हो आपने। हम उनसे सवाल पूछेंगे कि कैसे उन्हें डायबिटीज़ जब हुआ तो उन्होंने उसे कैसे फाइट बैक किया, क्या लर्निंग्स थी उनकी और अब वो लोगों को किस तरह से बता रहे हैं, ये लोगों का डायबिटीज़ किस तरह से रिवर्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा सर, आप जैसे कोर्स में भी बता रहे होते हैं कि आप पहले खुद डायबिटिक थे, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे सकते हैं प्लीज़ कि कब आप डायबिटिक थे, आपको डायबिटीज़ हुई कैसे और पता कैसे चला कि एक्चुअली कि आपको डायबिटीज़ है। फाइज, असल में इसमें ऐसा है कि ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझे जब पता चला था कि मुझे डायबिटीज़ है तो ये बड़ी क्रिटिकल हो चुकी थी। आई थिंक इन 2016 की बात है। और मुझे वैसे ही किसी वजह से मैं ऑफिस में काम कर रहा था, सडन मेरी तबीयत ख़राब हुई तो साथ ही मुझे हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ पे डॉक्टर ने जब सिम्टम्स देखे ना तो उसको शक पड़ा कि शायद मैं डायबिटिक हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा जी मुझे तो नहीं डायबिटीज़। तो उन्होंने खैर फ़ौरन टेस्ट किया। तो जब टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ निकली। वो ग्लूकोमीटर से टेस्ट किया। अबाउट आप समझ लें उस वक्त 472 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ये एक बड़ी बहुत ज़्यादा है। और मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और ये दोपहर का टाइम था। तो नॉर्मल आप समझे कि अगर आप कोई नॉर्मल बंदा होता या जो नॉन डायबिटिक होता तो उस वक्त 80-90 मिलीग्राम निकलनी चाहिए थी। तो मुझे बड़ा शौक लगा, ये पहली बात थी। और फिर मैंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसा करें, मेरा ब्लड, क्योंकि वो ग्लूकोमीटर से ली थी तो मुझे लगा ग्लूकोमीटर के अंदर कोई फॉल्ट है। तो फिर उन्होंने ब्लड सीरम लिया, ब्लड टेस्ट किया तो उसमें कोई 500 प्लस निकल आई। तो फिर एक और टेस्ट होता अच्छा। है, वो 3 माह का, उसमें एवरेज निकलती है। तो वो नॉर्मल बंदे का 5.7 होता है। तो वो मेरा 10.5 निकल आया। तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि। और फिर वो इतनी सवीयत थी और मेरे सारी बॉडी के ऊपर उसके असरात आ रहे थे। यानी मेरी विजन भी मुतासर हो रहा था, उसके अलावा जॉइंट पेन्स शुरू हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो फिर फौरी तौर पर मुझे इंसुलिन पे शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर का ख्याल यही था कि इंसुलिन पे ही अब आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ये सीवियर होगी ये ऑरल मेडिकेशन से ठीक नहीं होगी। तो फिर जनाब मैंने इंसुलिन भी लगानी शुरू कर दी। और इस दौरान फिर मुझे ये था कि यार कहीं ना कहीं तो इसका इलाज होगा ना, क्योंकि हमारा जो प्रिवेलिंग एलोपैथिक तरीका इलाज है, उन्होंने तो मुझे कहा कि इसका कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज मर्ज़ है। अब आपको ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस मर्ज़ के साथ ही जाना है और मेडिसिन नहीं आपने छोड़नी, खासतौर पर इंसुलिन और ये वो आपने नहीं अब छोड़नी। और मैं मुख्तलिफ होम्योपैथी भी मैंने आजमाई। और आप देखें कि मैं इसके अंदर एंड तक गया। मैंने जो होम्योपैथी कॉलेज थे उनके भी विज़िट किए, वहाँ प्रोफेसर से मिला। इवन मैं एक जो पाकिस्तान का सबसे कदीम अदारा था उनके प्रिंसिपल के पास भी गया। तो मुझे पता चला कि होम्योपैथी में भी इसका कोई इलाज नहीं। फिर जो हमारे मुल्क में हर्बल मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं बड़े अदारे हैं, हमदर्द है, करशी है, तो मैं इनके पास भी गया। इनके जो हेड थे अपने अपने डिपार्टमेंट से, उनसे मिला। तो सब ने मुझे यही कहा कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आप इंसुलिन पे लगे हो, इंसुलिन लगाते रहो और गोलियां खाते रहो। हमारी दवाइयाँ ये हैं कि आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशन कम कर देंगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं फिर जनाब सुबह शाम इंसुलिन लगाता था। शुरू में 5-6 यूनिट थे, बाद में बढ़ते बढ़ते ये कोई 40 यूनिट तक चली गई। और पहले जो 40 था यूनिट्स रोज के। 40 यूनिट इंसुलिन। फिर साथ वो जो ऑरल मेडिकेशन थी, पहले एक गोली होती थी आधी आधी, फिर वो दो हो गई। फिर पता चला लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं। तो वो इसको कम करने की दवाइयाँ शुरू हो गई। जॉइंट पेन मुझे बहुत शुरू हो गया और फिर उसकी भी दवाई खा रहा था, पेन किलर खाता था।
नज़र की ऐनक लग गई। और जनाब वो फिर डॉक्टर कहते थे भाईजान ये तो सारा कुछ आना है, ये डायबिटिक पेशेंट को होता है और शायद आपके गुर्दे भी किसी वक्त ख़राब हो जाएं, आपको उसके ऊपर भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि जनाब आप कोई वो क्या कहते हैं डायलिसिस पे चले जाएं, या कोई पाँव कट जाए तो अंधापन हो जाए। तो और वो सारा कुछ ऐसा था। अच्छा, मेडिकेशन के साथ भी ना कंट्रोल होती थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती थी कि आप कहें कि चलो यार जहाँ पे बीमारी पकड़ी गई है वहाँ से आगे ना बढ़े। वो रहता ऐसे ही था मामला कि आप जब मेडिसिन खा भी रहे हैं, इंसुलिन लगा भी रहे हैं, तो रीडिंग्स आपकी तो नॉर्मल नहीं। तब भी अप डाउन होती रहती थी, हाँ, कभी ऐसे तब भी कंट्रोल में नहीं होती इसमें थी। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया यानी आपका शुगर लेवल बढ़ जाना, एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाना। और हाइपोग्लाइसीमिया बड़ा ख़तरनाक होता है और ये मेडिसिन की वजह से होता है। तो फिर हर वक्त आप पॉकेट में टॉफ़ी कुछ मीठी चीज़ लेके फिरते हैं कि कहीं भी ये एपिसोड हो, क्योंकि उसमें फिर ख़तरा होता है कि मरीज़ को फालिज का अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्योंकि जब शुगर का लेवल एक सर्टन लिमिट से डाउन होता है तो फिर आपके ये ऑर्गन काम करना छोड़ देते हैं, ब्रेन काम करना छोड़ देता है, फॉगी हो जाता है। तो और ये अच्छा आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये सिर्फ शुगर की जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं उनके साथ होता है, नॉर्मल बंदे का शुगर लेवल कभी डाउन नहीं होता। तो ये भी जब बाद में मैंने बस आप देखें कि बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इतने सिस्टम लगाए हुए हैं कि फर्ज करें अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो उसके बाद आपके लिवर के अंदर एक रिजर्व पड़ा होता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, वो आपको सप्लाई शुरू कर देता है। अच्छा, वो ख़त्म हो जाए तो फिर आपके मसल्स के अंदर होती हैं शुगर, और वो कोई आधा किलो के करीब है, वो आनी शुरू हो जाती है। वो ख़त्म हो जाए फिर आपकी पूरी बॉडी में मुख्तलिफ पॉकेट्स में पड़ी होती है शुगर, वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, वो भी ख़त्म हो जाए फिर आपका लिवर आपके जो लीन मसल हैं, जो प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें रखी हैं कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड नहीं मिलता। लेकिन जब आप शुगर की बीमारी की दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो फिर ये खामखा होना शुरू हो जाता है और ये ज़्यादा डेंजरस होता है। कभी शुगर आपकी बढ़ गई, कभी कम, कभी बढ़ गई। ये जो फ्लक्चुएशन है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फ्लक्चुएशन जब आ रही होती है तो आपको पता है वो सारी चीज़ें जला देती है। वोल्टेज कभी बढ़ जाए, कम हो जाए, तो पंखा जल गया, एसी जल गया, फ्रिज जल गया, टीवी जल गया। इसी तरह इंसानी बॉडी में अगर शुगर की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो, सारा दिन ऊपर नीचे हो रही है। अब आपको दिलचस्पी की बात बताऊं कि जब आप शुगर की दवाई खाते हैं तो शुगर लेवल लो हो गया, हाइपो हो गया, तो आप फौरी तौर पे आप फिर कुछ खाएंगे ताकि ये ऊपर आए, तो ये हाइपर हो जाता है। तो सारा दिन इसी काम में बंदा लगा रहता है और आहिस्ता ये वो आहिस्ता उसकी फिर उसको मेंटेनेंस में लगाते रहता आपका टाइम सारा, फिर और बंदा मतलब आप मैनेज करना है। ज़हनी तौर पे भी इसमें डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको आप देखें, आप रोज़ गोली खा रहे हैं, आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं तंदुरुस्त नहीं हूँ, और ज़िंदगी से आप फिर पीछे हटते चले जाते हैं। तो ठीक है, तो आप मतलब मरीज मरीज फील करना शुरू कर देते हैं, 100% जी। उसका एक ये इफेक्ट अलहदा हाँ से हाँ, है। आप अपने आप को नॉर्मल फील नहीं करते, एक आप साइकोलॉजिकल असर के अंदर भी आ जाते हैं। और हर वक्त स्ट्रेस, फिर आप सुनते हैं वो जनाब उसको शुगर थी, उसके गुर्दे ख़राब हो गया, उसको शुगर थी, उसका पाँव कट गया, वो अंधा हो गया। तो ये खबरें भी आपको, क्योंकि आप जाते हैं जब डॉक्टर के पास, तो आपके जैसे ही मरीज़ आते हैं ना, तो किसी को आप देख रहे हैं यार इसकी उंगलियां कटी हुई हैं, इसको कोई मसला है, तो आपको अपनी तस्वीर भी नज़र आती है। तो ये थी वो खौफनाक सी सूरत हाल जिसमें मैं आया। हाँ, ये मुझे अपनी मंजिल नज़र आ रही थी कि यार कुछ ना कुछ अब ऐसे ही होना मेरे साथ। तो सर सॉल्यूशन आपको कैसे मिला, और क्या क्या पहले ट्राई करते रहे आप? अच्छा, इसमें हुआ ये ना कि एलोपैथी जो आपका जिस वक्त डॉक्टरी तरीका इलाज है पूरी दुनिया में, उसमें तो वो आपको कहते हैं कि जी आपके पास कुछ भी नहीं है, यही है ये। अच्छा, इसको कहते हैं कि ये डीजेनरेटिव डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव है, यानी ये बढ़ती भी जाती है और ख़राब भी होती जाती है। बावजूद आप मेडिसिन खा रहे हैं, बावजूद आप परहेज कर रहे हैं जो डॉक्टर आपको बताता है, बावजूद इस चीज़ के कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं,
लेकिन ये फिर भी ख़राब होनी और बढ़नी है। तो फिर भी वो उसी तरह से डिक्लाइन ही करती रहेगी हाँ, हेल्थ। और ये आपकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती जाती है। तो दूसरी तरफ अब ऑल्टरनेट जो मेडिसिन का तरीका कार था उसमें होम्योपैथी भी था। तो मैं होम्योपैथी में भी गया और जब उसको भी देखा तो उन्होंने भी फिर मुझे कोई साल 6 माह तक, अच्छा उसमें ये कहते थे कि जी आप साथ में इंसुलिन भी लगाते रहे, आप वो भी खाएं और हमारी भी खाएं। तो मैं एक एक साल अच्छा, डेढ़, मतलब सारा कुछ ही मिक्स मिक्स ही हाँ बॉडी में इनपुट करते रहे हाँ आप। जी, लेकिन मैंने कहा यार, या फिर मैं अब दो दो मेडिसिन कैरी कर रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ हम्म। आपका बैग अलहदा उनका अलहदा, तो मुझे बताएं इसका कोई हल है। तो वैसे वो हम्म। बड़ा दावा करते हैं होम्योपैथी के लोग, हकीम हजरात भी हमारे, कि जनाबे वाला वो आप ये दवाई खाएं, 3 माह बाद आप बर्फियाँ खाएं, आप जलेबियाँ खाएं। लेकिन मेरा तजर्बा ये हुआ कि मैंने 3 बड़े नामी ग्रामी हुक्मा थे लाहौर के हम्म। अंदर, और एक जगह पे थे। मैं उनके पास इलाज के लिए गया और बड़े महंगे भी थे। तो तीनों ने मुख्तलिफ अरसा तक मेरा इलाज किया लेकिन कोई मसला ठीक नहीं हुआ। और फिर अल्लाह ताला का करम देखें कि जब मैं इस कोड को, मुझे अल्लाह ने समझा दिया कि इसका कोड क्या है इस बीमारी का, तो मैंने अपनी बीमारी रिवर्स की। तो फिर पता चला ये तीनों को डायबिटीज़ थी। एक तो फौत हो गया पहले ही, बाकी दो हम्म। का मैंने फिर इलाज भी किया। जो हकीम थे जी। जिनके पास आप गए थे, वो तीनों खुद डायबिटिक थे, वो खुद आप डायबिटिक कह थे। रहे हैं। एक साहब तो फौत हो गए थे। और मुझे उस वक्त पता चला जब वो मेरे दोस्त बन गया, तो मैं उनकी ताज़ियत के लिए उनके बेटे के पास गया ना। तो मैंने उनसे पूछा कि एक मेडिसिन होती है मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज के हम्म। नाम से आती है, तो इसका एक इशू ये आता है कि ये जब आप खाते हैं ना तो पेट डिस्टर्ब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, पेचिस लग जाते हैं, लूज मोशन आते हैं, और ब्लॉटिंग, हर वक्त गैस जिसम पेट में रहती। तो मैंने पूछा कीम साहब से, मैंने उनके बेटे से, जो कि बड़े कीम साहब के बेटे थे, हम्म। मैंने कहा भाईजान इसका कोई टोटका ही बता दें यार, ये तो मेरा पेट हर वक्त जो है वो डिस्टर्ब रहता है। क्योंकि अगर हम्म। आपको हर वक्त डायरिया रहेगा तो जिसम से तो मिनरल्स निकलते रहते हैं। बिल्कुल वो ऐसे। मुझे कहते हैं यार वो बड़े हकीम साहब को भी होता था। मैंने कहा उनको शुगर थी? कहते हैं हाँ हाँ, वो हम्म। तो इंसुलिन भी लगाते थे। अब वही हकीम साहब दावा करते थे कि 3 महीने हमारी दवाई खाएं और आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, और वो खुद इंसुलिन लगाते थे। और फिर जो बाकी दो हुक्मा थे, उनमें से एक बंदे को ये कोरोना हुआ, कोरोना की वजह से उनको शुगर हुई। तो उन्हें उस वक्त मैं हाँ जी। अपनी रिवर्सल कर चुका था। वो मेरे पास हाँ आए, जी। बहरहाल फिर मैंने उनको बताया डाइट के हवाले से, तो उन्होंने भी अपनी रिवर्स की। और वो एक और हकीम साहब थे, उनका वज़न बहुत ज़्यादा था और उनको फालज का अटैक हो गया, बाद में पता चला कि शुगर थी उन्हें। तो फिर मैंने उनको डाइट चार्ट बना के दिया, तो अल्लाह के फजल से वो भी, उनका वेट काफ़ी कम हुआ और काफ़ी वो एक्टिव हो गया फालज के बावजूद। तो ये सारा सिलसिला था कि इसको लाइलाज समझा जाता है। हम्म। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, जिसमें आपके 90% मरीज़ होते हैं, ये बग़ैर किसी दवाई के 100% हम्म। क्योरेबल है। और सिर्फ आपने अपना फूड डिसिप्लिन सेट करना होता है और थोड़ी सी लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इसका इलाज हो रहा है, ये भी इसके जो एलोपैथी के इलाज हो रहा है, बाकी तो किसी को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो भी हम्म। इलाज गलत हो रहा है। टाइप 2 के मरीज़ जो इस वक्त पाकिस्तान में, इस वक्त हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं मरीज़ों के एतबार से। सबसे पहले चाइना है, फिर इंडिया है। 2 साल पहले तक तीसरे नंबर पे अमेरिका जी था, जी। चौथे नंबर पे हम थे। तो जो सर इस, वो भी ये बात है कि हम उस हिसाब से भी इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमारी आबादी कम है। अगर हमारी आबादी चाइना या इंडिया के बराबर हाँ होती तो हम टॉप पे होते। जी, वो तो फिर भी आज फास्टेस्ट उस ग्रोइंग है, हिसाब तो से हम हम टॉप लोग पे ही हैं, वैसे उस हिसाब से। दुनिया में लीड कर रहे हैं डायबिटीज़ में। हाँ, ये ऐसे ही हम सर इससे दो डायबिटीज़ का सवाल आपसे हब बनते बन हैं। चुके हैं। इस वक्त बिल्कुल ऐसे सर। पाकिस्तान में जो डायग्नोज पेशेंट हैं वो 3 करोड़ 40 लाख हैं 3 करोड़ 40 लाख डायग्नोज्ड पेशेंट हैं। डायग्नोज, और जिनको मेरी तरह पता ही नहीं है था और उनको बाद में पता वो चला, उनकी तादाद आई कितनी थिंक कितने होगी? वो भी होंगे। और ये सारी आपकी अडल्ट पॉपुलेशन है।
जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की तो हड्डी होती है। ये बच्चे नहीं हैं, यानी ये कि वो एडल्ट लोग हैं जो पॉपुलेशन 20 से से आप क्या साल उसी क्या कहेंगे कि किस एज से किस एज तक 20 है? साल से लेके उससे ऊपर फिर 60 साल 70 साल की उम्र, यानी वो एज जिसमें कोई बंदा कमा रहा होता है, फैमिली को फीड कर रहा होता है, मुल्क की इकॉनमी में अपना हिस्सा डाल रहा होता है, तो वो इस बीमारी की तो वजह से उसकी उसमें वो प्रोडक्शन सब कैपेसिटी लोग गिर जाती है। डायबिटिक हैं मोस्टली। तो सर मेरे आपसे दो सवाल हैं। एक तो ये कि आप जैसे डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास फिरते रहे, तो आपने तकरीबन कितने पैसे बर्बाद किए? देखिए जी, आपको मैं बताता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ कि पाकिस्तान हाँ में जो जी। शुगर के मरीज़ हैं वो एवरेज कितने मंथली पैसे डॉक्टर्स को हम्म। मेडिसिन पे, टेस्टों पे लगा रहे हैं, तो वो 7,500 रुपया महीना एवरेज निकल रहा था। एवरेज, एव- अगर ये क्या पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं है, जितने डायबिटिक हैं जो उन सब की डायबिटिक है, पॉपुलेशन सिर्फ है? डायबिटिक की बात जो डायबिटिक हैं, तो तो ये साढ़े मतलब ओरल मेडिकेशन, इंसुलिन, इन सारों की साढ़े प्राइस साढ़े सात मिला हजार के और 7,500 और ये रुपये बीस फी हजार बंदा। रुपया तक जाती है, अच्छा, 7,500 से 20,000 रुपये तक फी जाती बंदा है जी, महाना। महाना। और ये सर ये पुराना सर्वे होगा अब की, मतलब अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो ये अब तो पिछले मेरे साल ख्याल का से सर्वे है। और उस वक्त जो इंसुलिन का इंजेक्शन था लिली का, वो आता था 450 रुपये का, अब वो 1200 तक चला गया, तो उस हिसाब से आप देख लें ये 10,000 पे चला गया होगा। ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इतने पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं और और फायदा भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं, आपकी सेहत भी डिक्लाइन में जाती है और आप उल्टा डैमेज कर रहे हैं डैमेज आप कर साथ रहे हैं। साथ। और फिर मेडिसिन का भी तो साइड इफेक्ट है ना, बीमारी का भी है और मेडिसिन का भी। आप देखिए, एक केमिकल सुबह दोपहर शाम आपकी बॉडी में जा रहा है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ अंदर गुल खिलाएगा ना। और मतलब आपकी बीमारी को सिर्फ सप्रेस कर रहा है, उसका इलाज एक्चुअली कोर मसले को हल नहीं कर रहा। नहीं, असल में तो ना सर आप, हाँ जी फाइज जी। इसमें हुआ ये है कि ये हम फंसे कहाँ हुए हैं। मैं आपको जो असल बात है ना, जब मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ जो है, ये हुई क्यों है, वजह क्या है मेरी, इसकी वजह तो मुझे बताएं ना। उन्होंने मुझे हाँ जी। बताया कि आपके जिस्म में एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पेंक्रियास, उर्दू में लबलबा कहते हैं। ठीक है जी। इसका काम होता है इंसुलिन बनाना। और ये जो इंसुलिन है, जब आपके जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, यानी हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, मतलब मीठी चीज़ खाते हैं, आप रोटी खा लें, आप चावल खा लें, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो आपके पेट में जाके ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं और ये ऑटोमेटिक तब्दील बिल्कुल हो ठीक है। जाते हैं। अब ये जब आपके ब्लड में चले जाते हैं, तो ब्लड में से इसने आपके सेल में जाना है, क्योंकि ये सेल की जो खुराक है वो ग्लूकोज है। तो इसको सेल बिल्कुल ठीक है। तक ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिक नहीं जाती। और वो ट्रांसपोर्टर ठीक होता है। है, उसका नाम है इंसुलिन, जो आपका लबलबा या पेंक्रियास पैदा करता है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बात समझ आती। मैंने कहा जी आगे। उन्होंने कहा कि भैया अब आपका जो लबलबा है वो हो गया वीक और वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा उतनी कि ये प्रोसेस वो आपके खून से उठाए ग्लूकोज को और आपके सेल तक ले जाए। तो अब मैंने कहा इसका ठीक है, हल, यानी कि आपका पैंक्रिया जो है वो ओवरवर्क होके वीक हो गया वीक हुआ हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, अब वो प्रोडक्शन कम कर रहा है। इस ठीक वजह है। से अब आपके खून में ग्लूकोज रहती है, और वो जब आपके खून में ग्लूकोज बढ़ी हुई है तो नुकसान होगा। इस वजह से जो पहली मेडिसिन दी जाती है ना, इसको कहते हैं सल्फोनाइलूरिया ग्रुप की मेडिसिन। ये क्या करती है, और ये मैं खाता रहा, कि ये आपके लबलबे को प्रेशराइज करती है, स्ट्रेस देती है, और वो और ज़्यादा कोशिश करता है इंसुलिन बनाने की। एक दूसरी इसमें मेडिसिन होती है जो वाइडली प्रिस्क्राइब की जाती है पूरी दुनिया में, वो है मेटफॉर्मिन। पाकिस्तान में ग्लूकोफेज के नाम से बड़ी मारूफ है, और पाकिस्तान में तकरीबन कोई 60 कंपनियां ये मेडिसिन बना रही हैं, और वर्ल्ड ओवर ये सेम मेडिसिन मेडिसिन 7 कंपनीज बना रही हैं। 60 कंपनियां, और पूरी दुनिया 60? जी 60 अच्छा। और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, और पूरी दुनिया में ये प्राइमरी मेडिसन है डायबिटीज़ के लिए। और
लास्ट ईयर का डाटा ये है कि $38 बिलियन की इसकी सेल थी वर्ल्ड ओवर। तो सिर्फ इस स्पेसिफिक मेडिसिन इस की एक की। मेटफॉर्मिन की। तो ये तो क्या ये तो करती फिर है, बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि आप क्यों ट्रीट करना चाहेंगे पेशेंट को? अगर एक पेशेंट ट्रीट हो गया तो इसका तो ये मतलब है कि आपका एक कस्टमर कम हो गया। यस यही असल, आप बहुत जल्दी पहुंच गए इस चीज पे। अब उस वो क्या करती है कि आप जो ग्लूकोज खाते हैं उसमें से कुछ 50% ब्लॉक करके जिस्म में दाखिल ही नहीं करने होने देती, और कुछ आप की बॉडी में चला जाता है। तो एक वो मेडिसिन, एक ये तो कि सर आप लेकिन जो ब्लॉकेज है, जो ब्लॉक हो रहा है ग्लूकोज, तो वो कहाँ जा रहा है? वो स्टूल के रास्ते जिस्म से बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से पेट खराब रहता है मरीज का। जब ग्लूकोज हाँ आपके जी। अंतरियों में रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा, और वो बॉडी में नहीं जाएगा, तो वहाँ तो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया की दावत हो जाती है। वो जब फिर उस ग्लूकोज को खाते हैं तो फर्मेंटेशन होती है, वो ब्लॉटिंग होती है, और फिर वो जनाब डायरिया हो जाता है। वो उसके साथ एक मसला ये लंबा चलता है। ये मेटफॉर्मिन का सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये होता है। और इस वजह बिल्कुल से ये ठीक मैं है। आपको बताऊं, ये 1950 में ये मेडिसिन पहली दफ़ा जर्मनी में रजिस्टर हुई थी। और इसके एक तो ये साइड इफ़ेक्ट है कि पेट मुसलसल ख़राब रहता है। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट होता था कि ये बॉडी में लैक्टिक एसिड डेवलप करती है। लैक्टिक एसिड उस वक्त डेवलप होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स बाद में दर्द करते हैं, सोर हो जाते हैं। वो लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। तो ये मेडिसिन आपके लिवर के ऊपर जाके जब काम करती है तो लिवर के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और जिससे फिर पूरे जिस्म में वो फैलता है। तो मरीज का जिस्म हर वक्त दर्द करता रहता है। ये दो साइड इफ़ेक्ट थे जिसकी वजह से इस मेडिसिन को बैन कर दिया गया। फिर 19 तो सर अगर बैन कर दिया गया है तो अभी तक कैसे सेल हाँ, हो वो रही है ये? उस वक्त जर्मनी में इंट्रोड्यूस हुई ना। लेकिन फिर 1995 में अमेरिका ने इसको रजिस्टर किया, और फिर अमेरिका तो अच्छा। आपको पता ही है, फिर उन्होंने सारी दुनिया को खिलाई, और आज तक खिला रहे हैं। और डॉक्टर का इस पर पूरा ईमान है कि इससे अच्छी कोई दवाई नहीं है। कि जिसे भी डायबिटीज है सबसे पहले ये पहली दवाई दवाई, ही देनी है। पहली बुनियादी दवाई ये है। मैं एक प्रोफेसर साहब थे, वो कहते होते थे कि जिसके नुस्खे के अंदर मेटफॉर्मिन नहीं लिखी हुई, मैं उसे डायबिटीज़ का नुस्खा ही नहीं मानता। ये इतनी बुनियादी दवाई है। नहीं। अच्छा, फिर वो और करती उसके साइड इफेक्ट्स यही हैं जी जो आपने साइड बताया अभी इफ़ेक्ट, तो। ये दो बड़े सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद फिर एक और दवाई होती है, वो भी इसी तरह लबलबे के ऊपर एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज आया, तो लब आपके पैंक्रियास को एक सिग्नल जाता है कि आप इंसुलिन बनाएं, इंसुलिन की ज़रूरत है। तो जब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं रहती तो एक काउंटर सिग्नल वापस जाता है कि अब आप बनाना बंद कर दो। तो ये फिर एक मेडिसिन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, जो अब मेटफॉर्मिन और इसका कम्बिनेशन है, और उसे कहते हैं सीटाग्लिप्टिन ठीक या है। विल्डाग्लिप्टिन। ये दो केमिकल हैं। वो अब मेटफॉर्मिन के साथ मिल के जानोमेट के नाम से, सीटामेट के नाम से, सीटाग्लूमेट के नाम से ये मार्केट में आ रही है। और ये अब आप देखें, ग्लूकोफेज जो थी वो 100 रुपए की डिब्बी थी, और ये 450 रुपए की 7 दिन की मेडिसिन होती है। तो इतना महंगा वो हो गया, और इसमें केमिकल वही है तकरीबन, और मतलब बनाने की कॉस्ट उसकी कितनी होगी ऑलमोस्ट तकरीबन? वही है। ये इसमें ना जो फार्मा कंपनियों की प्रॉफिट रेशो है ना, ये परसेंटेज में नहीं होती सर, ये टाइम्स में होती है। 1000 टाइम, 500 टाइम्स। अच्छा। यानी पैसे की गोली है, रुपयों में और डॉलरों में बिकती है। ये पूरी दुनिया में इनका स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है। और अब इसमें मसला ये है कि अब आप जो पेशेंट है ना, वो कस्टमर है। तो बिजनेस बिल्कुल ऐसा है, उसे पेशेंट को तो बिजनेस तो यही है, क्योंकि जितना पेशेंट होगा, जितना कस्टमर होगा, उतना ही कंपनी अर्न करेगी। और जब तक अगर बीमारी नहीं होगी तो पेशेंट देखिए भी तो नहीं सर, होगा। बिजनेस के दो असूल हैं। कस्टमर रिटेन रहे, हम्म। कस्टमर बढ़े। हम्म। तो रिटेन तो जब आपको एग्जैक्टली। एक दफ़ा होगी तो आपको कहा गया कि आपने खानी खानी है। जैसे और ये तो हो गया रिटेंशन पे। हाँ, ये चले रिटेन तो वो फार्मा बहुत अच्छा कर ले रही है। और तो फिर नया बढ़ते कस्टमर जा रहे हैं। एक्वायर कैसे कर रही है फिर? हाँ, वो उसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये सारी कहानी ना
घूमती है। हर बंदा, आप किसी से भी पूछेंगे वो कह रहा है जी। अच्छा, हकीम भी यही कहानी सुनाते थे। मुझे अफसोस ये होता है कि इन्होंने कोई रिसर्च ही नहीं की थी। होम्योपैथ भी यही कहानी सुनाते हैं जी, आपका लबलबा कमजोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सेम स्टोरी सारों ने अप्लाई की सेम हुई है। स्टोरी। असल में हुआ ये था कि 1921 से पहले, 1921 से 1921 से 21 से। पहले ये बीमारी कोई आज की नहीं है। ये बीमारी हमें जो मिस्र के अंदर से आपकी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं तो उस वक्त भी पता चलता है कि ये बीमारी 3000 साल पहले भी मौजूद थी। और डायबिटीज जो है डायबिटीज़ थे। और 3000 साल से है। 3000 साल यूनानियों के यहाँ भी इसका मसला था। इसका नाम डायबिटीज लेकिन मेरे यूनानियों ख्याल ने से रखा था। इसकी, अच्छा, लेकिन डायबिटीज, मेरे ख्याल से इसकी जो तादाद जो इतने ज्यादा लोगों की हुई है वो अभी रिसेंट टाइम्स में जी फास्ट उस पर फूड मैं और आपको अर्ज उन करता सारों की वजह से। हूँ। जी मैं आपको अर्ज करता हूँ। अच्छा, इसमें बड़ा दिलचस्प एक चीज़ है। डायबिटीज कहते हैं वो एक जो कीफ होती है जिसके ऊपर से आप पानी डालते जाए नीचे से निकल जाए। तो वो ठीक है, पेशेंट को फनल जो हो टनल जाए। टाइप, तो पेशेंट को चूंकि प्यास बहुत लगती है इसमें, तो वो पानी पीता है बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ही उसे यूरिनेशन भी होती है, पेशाब भी करता है। तो इसकी वजह से इसका नाम रखा गया डायबिटीज। अच्छा, इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन और हुई। उन्होंने देखा कि ये जो पेशेंट है ना डायबिटीज का, ओ यार ये जहाँ यूरिन करता है वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, तो ये मीठा होगा। अच्छा, इस बात का मुझे पे कोई नहीं था। नहीं, ये आपको बताता हूँ कि ये उसका पेशेंट का यूरिन मीठा होता है और वो वहाँ पे चींटियाँ इकट्ठी होती अच्छा, थी। उन्होंने फिर कि एक ज़माने तक डायबिटीज़ का टेस्ट ये होता था कि जो फिजिशियन होता था वो जनाबे वाला मरीज़ का जो यूरिन था उसका सैंपल पी के चेक करता था मीठा है कि नहीं है। तो फिर इसके साथ एक और वर्ड का शुक्र इजाफा। है, ये तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी ने कोई एडवांसमेंट की और अब हमें बेहतर जी, तरीके पता चल गए। ये एक, अब इस बीमारी का जो पूरा नाम है ना वो है डायबिटीज मिलाइटस। मिलाइटस मीन लाइक हनी। तो ये अच्छा, फिर बाद में टेस्ट आए और उससे पता चला कि यार ये क्या है। फिर पता नहीं था। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में लेके जा रहा हूँ कि फिजिशियन को समझ नहीं आती थी ये बीमारी होती क्यों है। कुछ लोग कहते थे देवता नाराज हो गए इस बंदे से और इसका जो है ना वो बंदा मर अच्छा, जाता तो था। इस वजह से हाँ, और वो बिल्कुल एक एक करके पार्ट डाई ऑफ कर रहा है और हाँ, उस तरह से मरना तो बहुत और वो तकलीफ दे मौत होती होगी। बिल्कुल, वो भूख भी बड़ी लगती थी। कुछ समझते थे यार ये खा भी रहा पी भी रहा है, इसका जिस्म सूख क्यों रहा है। फिर कुछ लोग कहते थे ये ब्रेन की बीमारी है कि ये अब इसमें पता नहीं चलता, ब्रेन बॉडी को संभाल नहीं पा रहा। कुछ ने कहा गुर्दों का मसला है। अच्छा, इसकी पता कैसे चला कि इसका लिंक आपके लबलबे के साथ है, पेंक्रियास के साथ। ये बड़ा दिलचस्प वाक्य हाँ है। एक जी। साहब थे, उन्होंने बिल्ली रखी हुई थी, उनकी पालतू बिल्ली थी और सर्जन थे। तो बिल्ली को ना गली के दो आवारा कुत्तों ने पकड़ के मार दिया। उनको बड़ा दुख हुआ कि यार ये मेरी बिल्ली के साथ क्या हुआ। अच्छा, उस एक कुत्ता तो भाग गया, एक कुत्ता जो था ना उनके हत्थे चढ़ गया। उन्होंने उसको पकड़ा, वो चूंकि सर्जन थे उन्होंने उसका ऑपरेट कर दिया कुत्ते का। और फिर सोचा कि इसके अच्छा, जिस्म बिल्ली का गुस्सा उन्होंने कुत्ते का कुत्ते ऑपरेशन को करके निकाला निकाला। और ये देखे उससे कितनी तो बड़ी सर डिस्कवरी ये हुई। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि डॉक्टर्स भी ऐसा कोई बदला उतार रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते, होता तो ऐसा ही है। अच्छा, उन्होंने ना सर ऐसा, कुत्ते के जिस्म से ना उसका पेंक्रियास निकाल दिया और उसको बाद में ठीक स्टिचिंग है। विचिंग करके तो छोड़ दिया। अब उस बेचारे ने कहाँ जाना था, वो उनकी गली में पड़ा रहा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसकी जिस्म के अंदर डायबिटीज़ वाली अलामात पैदा हो रही हैं। वो मतलब प्यास उसे लगती थी बेतहाशा और वो वहीं जहाँ खड़ा होता था वहीं पे यूरिन कर रहा था और उसका जिस्म जो था वज़न गिरना शुरू हो गया, वो सूख गया और मर गया। उन्होंने वो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो अपना एक साइंसी जर्नल में शाया करवा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर दो साइंटिस्ट जो इस पर काम कर रहे थे, ये जब उनके हाथ लगा ना तो उन्हें समझ आई कि हो ना हो इस बीमारी का ताल्लुक आपका पेंक्रियास के साथ है। पेंक्रियास के साथ। अच्छा, उन्होंने फिर कुत्तों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो कुत्ते लिए, दोनों के वो उन्होंने रिमूव किए पेंक्रियास
अब कुत्तों में वो जो थे इलामात पैदा हो गई, सिम्टम्स हो गए। फिर उन्होंने उस पेंक्रियास के अंदर से वो जूस निकाला उसका और एक कुत्ते को इंजेक्शन लगाया। तो उसकी हैरत अंगेज तौर पे ये जो मामला था उसका वो रिकवर हो गया। तो फिर ये लिंक इस्टेब्लिश हुआ कि इस बीमारी का ताल्लुक जो है वो पेंक्रियास के साथ है। फिर ये इंसानों में जानवरों के जो पेंक्रियास का उससे वो जूस निकाल के लगाते थे, लेकिन उससे डायबिटीज़ तो बेहतर होती थी लेकिन एलर्जी हो जाती थी, बंदा मर जाता था एलर्जी से। फिर ये इस पे काम होते होते ना 1921 में ये टोरंटो के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके अंदर 3-4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके एक ऐसी इंसुलिन तैयार की जो इंसानी बॉडी के लिए काबिल कबूल हो। और वो एक 14 साल बच्चा था जिसको उन्होंने लगाई और वो रिकवर कर गया। तो ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि इसके ऊपर उस टीम के 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन का और मेरे ख्याल से फिजियोलॉजी एक का। पिक्चर भी है ऐसी जो कैप्शन के साथ काफ़ी मैंने सोशल मीडिया पे ही देखी थी, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि ये पिक्चर तब की है जब बच्चों को एक पूरा हॉल था, उसके अंदर उन्होंने इंसुलिन लगानी पहली दफ़ा स्टार्ट की थी और आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर होना शुरू हुए थे कि बाय द टाइम वो आखिरी बच्चे तक जब पहुंचे थे तो पहला वाला जो था वो होश में आना स्टार्ट हो गया था। इस तरह की मेरे ख्याल से कोई जी स्टोरी थी ये इसमें। वो उन्होंने इसको फिल्म बनाया लेकिन असल वाकया ये एक ही मरीज था और टोरंटो अच्छा, कनाडा के एक अंदर था, था ये। ठीक है, और जिस जब पे ये टेस्ट हुआ था। फिर उस पर ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और फिर ये हुआ कि इन्होंने जो भी डायबिटिक पेशेंट था ना उसका वो समझते थे कि इंसुलिन नहीं बन रही और इसको बाहर से लगानी ठीक है, शुरू कर उसे इंसुलिन ही इंजेक्ट करना शुरू कर इंसुलिन। देते थे। ये या फिर 1955 में कुछ मेडिसिन ऐसी बनी कि जो खाते थे तो पेंक्रियास इंसुलिन बनानी शुरू कर देता था, जो मैंने आपको बताया सल्फोनाइलूरिया ग्रुप अच्छा, की एमरेल है, डायमैक्रॉन है, आजकल इस नामों से आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा। ठीक है। हाँ तो ये इससे आगे ये कब डिस्कवर हुआ कि इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? हाँ, ये सर एक अमेरिकन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर साहब थे हुँ, और उन्होंने ना उनके वो इससे मुत्तफिक नहीं थे कि ये यही मसला है, इंसुलिन हुँ। का ही है। उन्होंने कुछ उस वक्त तक कभी इंसुलिन बॉडी में मेजर करने का टेस्ट कोई नहीं था हमारे पास। फिर ये अच्छा, टेस्ट भी मतलब ये सामने आ गया। एक्यूमीटर जो ये सारे जो आए हैं ये नहीं हुआ ये करते थे नहीं या थे। HbA1c नहीं नहीं, हुआ करता था? HbA1c का उसके से कोई लिंक नहीं है। ये टेस्ट और है, हुँ, ये महंगा टेस्ट था, बड़ा मुश्किल टेस्ट था, होता ही नहीं था। तो एक डॉक्टर आप आए तो उन्होंने देखा कि लोगों के जिस्म में उन्होंने डायबिटिक पेशेंट पकड़े, उनके जिस्म में इंसुलिन का लेवल चेक किया तो वो हैरान हो गए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक पेशेंट तो हैं और उनके जिस्म में इंसुलिन भी कम है। ये तो आपका पहला नज़रिया ठीक हो गया। लेकिन कुछ पेशेंट, और ये पेशेंट ज़्यादा थे, ये मतलब आप कह लें कि 10 पेशेंट में से एक ऐसा था कि जो डायबिटिक है और उसके जिस्म में इंसुलिन भी कम है। 9 पेशेंट जो थे वो ऐसे थे कि उनके जिस्म में इंसुलिन का लेवल ना सिर्फ ज़्यादा था बल्कि बढ़ा हुआ था और वो डायबिटिक है। अच्छा, उन्होंने फिर ये कैसे? इस चीज़ को चैलेंज किया। उन्होंने कहा भाई अगर तो इंसुलिन की कमी से हाँ, आपकी ये बीमारी है तो फिर जिनके जिस्म में इंसुलिन पूरी है उन्हें तो डायबिटिक उन्हें होना नहीं ही नहीं होना चाहिए चाहिए, उनके सीधे जिस्म तौर में पे। क्यों खून में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ। तो ये 1989 में इस बंदे ने ये सबसे पहले इसको चैलेंज किया। उन्होंने फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अपना पेपर पेश किया मतलब अभी से सिर्फ 34 साल पहले की बात है जी जी। तो कि ये डिस्कवर हुआ ये है। डिस्कवर हुआ और फिर उन्होंने कहा कि जनाबे वाला ये आपका डाइट का मसला है, इस डाइट को ठीक करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि आज जब हम 2022 में बैठे हुए हैं, 23 में, 1921 हाँ जी, में इंसुलिन डिस्कवर हुई। आज भी हाँ डॉक्टर जी। 100 साल पुराना तरीका हम पे आजमा रहे हैं और जो आज से 40 साल पहले बात साबित हो गई थी कि इसका इंसुलिन की कमी से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि इसका ताल्लुक इंसुलिन ज़्यादा होने से है। अब कितना अच्छा, जुल्म है। इंसुलिन ज़्यादा होगी तो टाइप 2 आप डायबिटीज़ डायबिटिक होगी, होंगे।
फिर उन्होंने यहाँ से अच्छा। दो बीमारियां बनाई, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो है जिसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही, टाइप 2 वो है जिसमें इंसुलिन बन रही है, वो इफेक्टिव नहीं हो रही। और इसका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम था इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ठीक है। और ये लेटेस्ट था। जब ये लिटरेचर तक मैं पहुंचा और मैंने फिर इसको स्टडी किया, और मुझे और भी असातिज़ा थे, मेरे डॉक्टर खालिद जमील साहब हैं, और उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया इस हवाले से। फिर मैंने इंटरनेशनली इस पर देखा तो बड़ा काम हो रहा था। कनाडा के अंदर डॉक्टर जैसन फंग हैं, वो बड़ा कामयाब ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर एरिक बर्ग हैं, फिर डॉक्टर एरिक वेस्टमैन हैं, फिर डॉक्टर विलियम डेविस हैं, फिर इंडिया के अंदर एक डॉक्टर साहब हैं। तो उन सब से मैं फिर राब्ते में आया, तो समझ ये लगी कि इस बीमारी का जो इलाज हो रहा है वो बिल्कुल गलत बुनियादों पे हो रहा है। जिस मरीज को, जो 90% मैं आपको बता रहा हूँ मरीज टाइप 2 के हैं, उनके जिस्म में इंसुलिन का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ मिला। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने हमेशा ज्यादा मिला है। ट्रेनिंग में आया, तो अभी एक माह पहले जो हमारा बैच गुजरा, उसके एक साहब थे 63 ईयर्स ओल्ड, 15 साल से वो डायबिटीज़ हैं और इंसुलिन लगा रहे हैं, और डेली 15 साल से 15 साल से 108 यूनिट इंसुलिन रोजाना लगा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। एक तो 108 यूनिट 3 टाइम दिन 3 में। टाइम। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि आपके डॉक्टर ने जब आपको इंसुलिन लगाई तो क्या उसने इस आपके जिस्म में इंसुलिन लेवल चेक कराया कि आपके जिस्म में इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं? तो वो कहते जी वो कौन सा टेस्ट होता है, और आपको बताऊं कि ये टेस्ट नहीं करवाया जाता, मेरा भी नहीं करवाया गया था जब मैंने इंसुलिन लगाई थी। और डॉक्टर कहते हैं यार सीधी सी बात है, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो इंसुलिन कम ही होगी ना। जब मैंने अपना करवाया था तो मेरा भी इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ था। अच्छा, इन साहब का जब मैंने ये टेस्ट रिकमेंड किया तो पहले तो लैब वाले कहें जी ये कौन सा टेस्ट है। फिर खैर अब पाकिस्तान में ये लैब जो है इन्होंने शुरू कर दिया इंसुलिन लेवल का टेस्ट। तो उनका इंसुलिन का लेवल नॉर्मल बंदे के लेवल से 3 गुना ज़्यादा था। 3 गुना ज्यादा था, और फिर भी लेकिन और फिर भी वो 3 टाइम 108 यूनिट। इंसुलिन लगा रहे थे। तो सर हमने डाइटरी उस पर काम किया, और एक हफ्ते में वो आधी इंसुलिन कम हुई, और अगले 10-15 दिन में वो ज़ीरो पे चले गया, और उसके बाद उनकी बॉडी ने रिवाइव करना शुरू किया। और ये बंदा 63 साल की उम्र के हैं, और बड़े यंग, और अभी मिलते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और डॉक्टरों को गालियां भी देते हैं, कहते हैं यार मुझे मेरा ये टेस्ट ही नहीं उन्होंने कराया और मुझे लगा दिया। और ये मैं आपको बता 100% मरीजों का ये टेस्ट नहीं होता, शुगर के 100% मरीजों का ये टेस्ट नहीं होता कि क्या ये कभी रिकमेंड ही नहीं किया जाता, इंसुलिन की ज़रूरत भी है कि नहीं है, और उसके बगैर ही बस वो उसको मेडिसिन पे लगा दिया जाता है। लगाते जा रहे हैं। और ये है खराबी, ये डायरेक्शन 180 पे उल्ट जा रहे होते हैं। यानी जिस चीज़ की असल में टाइप 2 की जो बीमारी है ना, वो इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होती, इंसुलिन के ज़्यादा होने की वजह से। अब ज़्यादा होने की वजह से आप बीमार हुए, और आपको मज़ीद फिर इंसुलिन लगाई जा रही है या ऐसी गोली खिलाई जा रही है जिससे जिस्म में इंसुलिन का लेवल और बढ़े, और उसके नतीजे में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़े। तो ये है वो उसकी वजह से और ज़्यादा होती जा कोर रही है। कॉन्सेप्ट कि अगर समझ लिया जाए तो आप वो ग़िज़ाएँ खाना अपना बंद कर दें जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन का लेवल नॉर्मल हो जाता है, और बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी आ जाती है, और फिर इंसुलिन अपना काम करना शुरू कर देती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या क्या रीजंस हैं, या होती हमेशा ये सिर्फ खुराक की वजह से है, या कोई और भी इसके पीछे रीजंस हैं? इसके पीछे जो सबसे बुनियादी वजह है ना, वो ये है कि आपके जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो हमने खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से मुराद रोटी भी आपकी है, चावल आ गया, मीठा आ गया, हम इतना ज़्यादा खा रहे हैं और बार बार खा रहे हैं। पहले हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो 3 टाइम खाना खाते थे, सुबह खाया 5-6 घंटे का गैप, फिर दोपहर को खाया 5-6 घंटे का गैप, फिर शाम को जल्दी खा लिया, सारी रात वो होता था। तो जो वो खाते थे वो बॉडी कंज्यूम कर लेती थी। अब हम बार बार खा रहे हैं,
और हम ज़्यादा खा रहे हैं। आपकी बॉडी अंदर से भर चुकी है। अब आप इसको इसको समझना चाहें तो अब आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, वो जिस्म में जाके ग्लूकोज बन गया। अब वो वाला ग्लूकोज जो है, इंसुलिन आई, उसने ग्लूकोज उठाया और आपके सेल में फेंक दिया। अब सेल की एक सर्टेन कैपेसिटी है। अब आपने, ये मेरा कमरा बैठे हुए हम, और यहाँ पर आप जनाब, एक बंदा है वो चीनी की बोरियां अंदर फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है। उसकी ड्यूटी है कि बाहर चीनी जैसे ही आए उसने इस कमरे में डाल दी। एक वक्त आएगा कमरा भर गया, ओवरफ्लो हो गया। अब वो बंदा चीनी अंदर डालने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां तो गुंजाइश ही नहीं है। तो बाहर जो उसका सुपरवाइजर खड़ा है ना, वो समझेगा कि यार शायद ये एक बंदे का काम नहीं है, मुझे बंदे 2 कर देने चाहिए। और वो पैंक्रियास जहाँ 5 यूनिट इंसुलिन बना रहा था, वहाँ 6-7 यूनिट बना रही। अब वो जहाँ 2 बंदे काम कर रहे थे, वहाँ 6-7 बंदे आएंगे तो वो किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ के कुछ 2-4 बोरियां अंदर फेंक देंगे। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो 5-6 बंदे भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सेल जो है वो ओवरफ्लोन हो गया। अब ज़रूरत इस बात की ये नहीं है कि आप बंदे बढ़ाएं, इंसुलिन और बढ़ा दें। वो जो आपने अंदर पाइल इकट्ठी की हुई है उसे कंज्यूम करें और बाहर से खाना बंद करें। ये सिंपल सोल्यूशन है। फास्टिंग करें, यानी एक तो ये जो खाना था इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग करें आप, ताकि जो बॉडी के अंदर आपके वो पाइलअप हुआ शुगर वो बॉडी आपकी कंज्यूम कर ले। और दूसरा, आप बाहर से जो खा रहे हैं उसको कम करें ताकि आपकी बॉडी के ऊपर लोड कम जाए। ये है इसका सिंपल सोल्यूशन, और ये बगैर दवाइयों के आप अचीव कर लेते हैं। और जब आप इस पे आते हैं आप बिल्कुल, आप रिवर्स हो जाता है आपका सारा सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरह से है। सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये है कि हम 24 घंटे हैं ना आपके पास, तो 24 घंटों में 8 घंटे आप खाते हैं, या नॉर्मली आप समझो 12 घंटे हमने खाया, 12 घंटे हमने नहीं खाया। फास्टिंग मीन नॉन फीडिंग। एक आपकी फीडिंग है, खा रहे हैं, एक नॉन फीडिंग है। तो आपने 12 घंटे खाया, 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, जो 12 घंटे में खाया था वो बॉडी ने बाकी 12 घंटों में कंज्यूम कर लिया। अब आप ठीक है, ओवर फीड कर रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, और बॉडी के अंदर वो जो गया है वो कंज्यूम नहीं हुआ। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम फास्टिंग करें। अल्लाह ताला ने देखें साल में 1 महीना रोज़ों का हमारे ऊपर फर्ज किया हुआ है, और सब मज़ाहब में है। हिंदू भी रोज़ा रखते हैं, क्रिश्चियंस भी रखते हैं, आपके ज्यूज़ भी रखते हैं। जितने बड़े मज़ाहब हैं दुनिया में वो सारे रोज़े का कॉन्सेप्ट उनके अंदर मौजूद है। और ये अगर हम बीइंग अ मुस्लिम हम देखें तो ये रोज़ा रखना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। तो वो क्या है कि अल्लाह ताला ने 1 महीना हमारी ओवरहॉलिंग की है कि ये आपने बड़ा खा लिया। इसके जो स्पिरिचुअल फ़ायदे हैं वो अपनी जगह पे, मैं फिजिकल और साइंसी बात कर रहा हूँ। फिजिकल उसमें बेनिफिट्स में बात कर रहे हैं। जब आप 1 महीना सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाते और काम करते हैं तो फिर आपकी बॉडी में ये जो पाइलअप हुई शुगर है, पेट बाहर निकला हुआ है, खामखा वजन बढ़ा हुआ है, ये अंदर से कंज्यूम होकर बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकलता है तो आप हेल्दी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हमें देखने में मिलते हैं जो कि मतलब फास्टिंग वो कर रहे हैं लेकिन फिर भी डायबिटीज़ है, उसका रिवर्सल नहीं हुआ। वो ऐसा है कि फिर वो बाहर से साथ जो उनको डाइट ठीक करनी है ना अपनी, अगर आपने दो तरीके हैं ना, एक तो आपने इनकमिंग बंद करनी है जो आप खा रहे हैं, और उसकी जगह पे वो खुराक लेनी है जिससे आपके जिस्म में शुगर का लेवल ना बढ़े। और फिर आपने जब फास्टिंग करनी है तो उस वक्त वो जो अंदर जमा हुई है वो फैट्स की शक्ल में जमा होती है, वो फैट्स बर्न होके तो जिस्म से निकल जाती है, बॉडी को तो एनर्जी मिलती रहती है और अच्छी एनर्जी मिलती है, इससे आपका सिस्टम डाउन नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो क्लीन एनर्जी है वो आपको मिल रही होती है उससे। वो आपकी बॉडी में रिजर्व है ना सारे। बिल्कुल ठीक है।
आप तो इसको सर इस पे जो, हाँ जी प्लीज़। आप इसको यूँ समझे ना कि आप के घर के अंदर एक डाइनिंग टेबल है और एक आपका फ्रिज पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो बेसमेंट में पड़ा हुआ है। आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर खाने पीने का सामान आ रहा है और आप वहाँ से खाने पीने का सामान उठाते हैं और इजी एक्सेसिबल है, आप पकड़ते हैं, खा लेते हैं, और जो बच जाता है उसे नीचे फ्रिज में स्टॉक फ्रिज में करते हैं, रख देते हैं, आप स्टोर कर देते स्टोर हैं। करते जा रहे हैं। अच्छा, अब आपका जो खाना है वो वहाँ पे रोज़ाना उस टेबल पे आता जा रहा है और आप उसमें से कुछ खा लें, कुछ स्टोर हो रहा है। तो अब वो जो स्टोर किया हुआ है उसे आप कब खाएंगे? जब आपके टेबल के ऊपर खाना नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही फिर है। ही वो निकालेंगे ना। वरना तो आप उसी तरह से वरना साइकिल आप चलाते इजी है, रहेंगे। आप क्यों जाकर मुशक्कत करेंगे, नीचे जाके बेसमेंट में से जाके निकालें, तो ये मुशक्कत वाला काम है ना। तो ये वजह बिल्कुल है कि ऐसे ही है। कुछ जो लोग हैं ना, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो करते हैं, लेकिन वो जो इनकमिंग होती है ना, वो पीछे से उसी वो उसे फूड की फ्यूल होती है। भी ऐसे ही कर रहे हैं कि जिससे वो फायदा ना हो। जैसे इफ्तारी हम करते हैं, सारा दिन आपने रोज़ा रखा, शाम को इफ्तारी के साथ कबाड़ा कर लिया अपना। कि उसी में आपने सारा कुछ कंज्यूम करना शुरू कर दिया वापस। ऐसे ही है, ऐसे ही है, वो फिर सारी रात खाते रहे। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ डाइट की बेसिस पे और उसी पे चेंज हो सकता है, बाकी इसमें सिंपल कुछ ऐड सिंपल, करने की, कुछ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं कुछ है। भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सर ऐसी किस तरह की डाइट होनी चाहिए जिससे जो लोग हैं जो इसका रिवर्सल कर सकें? सर आपका, क्या चीज़ें हैं जो कंज्यूम करनी चाहिए, क्या हैं जो कि कंज्यूम नहीं करनी चाहिए? इसमें सर ये है कि हमारी बॉडी के दो फ्यूल हैं। आपका सेल के अंदर एक जो पावर हाउस है जो एनर्जी जनरेट करता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के दो फ्यूल हैं, एक ग्लूकोज है और एक फैट्स हैं, कीटोन्स हैं। तो जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता तो फिर आपकी बॉडी जो है फैट्स बर्न करके तो अपनी एनर्जी लेती है। इसको आप आम समझे कि ठीक है। जैसे कुछ अर्सा पहले तक हमारी गाड़ियों में डबल फ्यूल सिस्टम था, सीएनजी भी थी और पेट्रोल भी था। तो अब आपकी गाड़ी जो प्रेफरेबल फ्यूल है हमारी जिस्म का वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि ग्लूकोज है। अगर बॉडी के अंदर एट ए टाइम फैट्स भी हों और कार्बोहाइड्रेट्स भी जाएं तो बॉडी हमेशा कार्बोहाइड्रेट को प्रेफरेबली कंज्यूम करेगी। कार्ब्स को कंज्यूम करेगी हाँ, पहले, ग्लूकोज ठीक को। है। और जो फैट्स हैं वो आपकी स्टोर होती जाएंगी। तो अब आपने, आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस डेवलप हो गई है, यानी कि डायबिटीज़ हो गई। अब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, यानी रोटी खाएंगे गंदम की, चावल खाएंगे, मीठी वाली चीज़ें खाएंगे, मीठे फल खाएंगे, या स्टार्ची चीज़ें, आलू है या इस तरह की चीज़ें, तो वो आपके जिस्म में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी, और ग्लूकोज के आपका जिस्म पहले ही भरा हुआ है तो वो खून में रहेगी, और खून में जब फिर ग्लूकोज फिरता है जिस्म में तो वो जहाँ जहाँ जाता है वो डैमेज करता है। तो आपने ये जो चीज़ें हैं इनको मिनिमम कर देना। अभी हम मैक्सिमम चीज़ें, हम अपनी टोटल कैलोरीज का 60% इनसे लेते हैं, वो हम कर पर देते। आपने तो ये सारी चीज़ों पे ही बैन लगा दिया, पीछे बचा ही क्या है? नहीं जी, बहुत कुछ बचा है आपके पास। जैसे कि प्रोटीन सारी, आप गोश्त सारे खा सकते हैं, आप फैट्स हेल्दी खा सकते हैं। आप देखिए, आप बीमार हो गए हैं ना, आप ये भी देखें कि एक आप बीमार हो गए हैं, आप अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप मज़ीद नीचे जा रहे हैं। तो अगर ज़िंदगी के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है तो इसमें क्या हर्ज है जो आपको जवान भी कर दे। तो अब आप जब हेल्दी फैट्स ज़्यादा लेते हैं, मतलब 60-70% बजाय कार्ब के फैट्स पे चले जाते हैं, देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, फैटी आपका मीट है, रेड मीट में आप जाते हैं, तो फिर अब आपकी बॉडी का जो मेन वो फ्यूल था ग्लूकोज से वो शिफ्ट हो गया फैट से, जिसे कीटोन्स कहते हैं, और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। और वो जो पाइल अप हुआ था ग्लूकोज फैट्स की शक्ल में बॉडी के अंदर, वो अब बर्न होना शुरू हो जाता है, और फिर बिल्कुल आपकी ठीक है, लिवर जो है वो फैटी लिवर हो चुका होता है, वो फैट बर्न करता है तो वो जवान हो क्लियर जाता होना है। शुरू कर देता है। आपका वेट जो बढ़ा हुआ था, जिसने आपके जॉइंट के ऊपर प्रेशर डाला हुआ था, आपके अंदर जो सिस्टम था उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था फैट से, वो बर्न होकर निकलना शुरू हो जाती है।
तो ये सिंपल होता है, और जाहिर है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब ज़िंदगी आप देखें ना, हर वक्त आप मेडिसिन पकड़े हुए हैं, हर आपका आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा बुरा गुजर रहा है, तो आपको अगर थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़े अपने चस्के की, जायके की, तो ये कोई महंगा सौदा नहीं जिससे आपको ज़िंदगी लौट आए। जैसे ये तो हो गया उन सब के लिए जिन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से साइंस होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन के साइंस होंगे, कि वो लोग जिन्हें पता नहीं है कि वो डायबिटिक हैं, तो उनमें ऐसे कुछ साइंस हों कि जिन्हें जाके ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। और सेकेंडली ये बात कि कौन कौन से टेस्ट इकट्ठे करवाने चाहिए, जैसे आपने अभी बताया कि इंसुलिन टेस्ट तो करवाना चाहिए, लेकिन इसके साथ और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि आप इसके साथ और भी रिकमेंड करेंगे? मैं बुनियादी तौर पे 5 टेस्ट रिकमेंड करता हूँ। वो आपकी ओवरऑल बॉडी की सिचुएशन बता देते हैं, और वही बेसिक टेस्ट होते हैं। एक तो मैं बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का टेस्ट रिकमेंड करता हूँ, जिसे HSCRP कहते हैं, हाई सेंसिटिव HSCRP। CRP, हाई सेंसिटिव क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन, HSCRP। ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, सेल लेवल पे जो इन्फ्लेमेशन है वो बताता है। और इन्फ्लेमेशन मीन सूजन, यानी असल में हमारा जिस्म अंदर से ज़ख्मी एक तरह से हुआ होता है, तो उसको हम देखें, और फिर वो भी डाइट से ही ठीक होता है, उसकी भी दवाई कोई नहीं है। ये आप सुनते हैं ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, तो इन्फ्लेमेशन को कवर करना, तो HSCRP है। दूसरा फास्टिंग इंसुलिन लेवल, कि सुबह खाली पेट 12 घंटे की फास्टिंग करके ब्लड सैंपल से इंसुलिन लेवल लिया जाए, ताकि पता चले कि आपकी टाइप 1 है या टाइप 2। अगर तो टाइप 1 है तो उसमें तो फिर इंसुलिन नहीं निकलेगी, फिर जाहिर आप बाहर से लगाएंगे और कोई हल नहीं। लेकिन आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपकी टाइप 1 है कि टाइप 2। दूसरा फास्टिंग ग्लूकोज है। फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज को फिर एक फार्मूले में पुट करके तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस निकालते हैं। जो असल बीमारी है और जो सारी बीमारियों की माँ है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसी से आपको हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, उसी से आपको स्किन की बीमारियां हो रही हैं, उसी से मर्दाना बांझपन है, उसी से जनाना बांझपन है, उसी से अल्जाइमर, डिमेंशिया, दिमाग की सारी बीमारियां हैं, उसी से आपका ब्लड प्रेशर है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का फार्मूला है, उसके अंदर फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन लेवल मेजर करना। ये 2-3 टेस्ट हो गए। उसके बाद फिर लिपिड प्रोफाइल आप करवाएं, कि आपके खून के अंदर जो लिपिड्स हैं, जो चर्बीले मादे हैं, चिकनाइयाँ हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड है, LDL है, HDL है, इनके लेवल्स क्या पे हैं। और उसके बाद फिर HbA1c है, जो आपको बताता है कि पिछले 3 माह में आपके जिस्म के अंदर शुगर का एवरेज लेवल क्या रहा है। तो ये कंप्लीट पिक्चर है। और इसके साथ विटामिन डी का लेवल भी आप चेक करा लें, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तकरीबन हर बंदे में निकलेगी, और उसके फिर अपने नतीजे हैं। और फिर जब ये चीज़ें सामने आ जाती हैं तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी पता चल जाता है, इन्फ्लेमेशन का भी पता चल जाता है। फिर आप डाइट को सेट करते हैं कि किस तरह की डाइट लेनी है जिससे आपका शुगर लेवल नीचे आए, क्योंकि हर वो खुराक जो शुगर को स्पाइक करती है वो इंसुलिन को भी स्पाइक करती है। जैसे अनाज आपके सारे हैं, मीठी चीज़ें हैं, और फ्रक्टोस है, ये सबसे डेंजरस शुगर की किस्म है, जो फ्रूट के अंदर होती है, जो आपकी चीनी के अंदर, टेबल शुगर के अंदर होती है। ये हाईली रिएक्टिव है, ये बॉडी के अंदर जाके बड़े मसाइल पैदा करती है। इसी तरह फिर हम कुकिंग ऑयल जो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं घरों में, ये बड़े डेंजरस हैं। इसमें आपको बताऊं कि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है डायबिटीज़ के साथ। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। जितने भी सीड ऑयल इस वक्त आपके पास हैं, चाहे ये ऑयल किस तरह से आप कह रहे हैं, ऑयल किस तरह से ज़्यादा जो खतरनाक है? फैट्स होती हैं जी, उसकी मेन 3 किस्में हैं। एक सेचुरेटेड फैट्स है, एक मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स है, एक पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स है। फैट्स बुनियादी तौर पे हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं, ये चेन बनी होती है। जो सेचुरेटेड फैट्स हैं, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं घुस सकती, ये कार्बन हाइड्रोजन 1-1 बॉन्ड होता है। ये आपकी घी है, कोकोनट ऑयल है, चर्बी है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाती है। ये सबसे अच्छी और
सेफेस्ट फैट है। इसको भी हमें इससे डरा दिया गया है। हमें वो कहते हैं जी ये जो फैट्स हैं ये जैसे रूम टेम्परेचर पर जम जाती है वैसे ही शायद आपकी बॉडी में भी जाके ये जमती है, आपकी आर्टरीज को क्लॉग करती है। हालांकि बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के अंदर एंजाइम, बॉडी के अंदर जो एसिड्स हैं वो और आपके सिंक का जो पाइप है वो एक जैसा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मेरे ख्याल से ये वही स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से कस्टमर कम ना हो या नया कस्टमर एक्वायर होता जाए। तो जो सीड ऑयल है ना ये पॉली अनसैचुरेटेड है। अब सीड ऑयल में आपका जो होता है ना कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, उसमें बाद जगह पे दो बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कोई और बॉन्ड बन नहीं सकता, कोई चीज़ आके उसके साथ लग नहीं सकती। और जब ये डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक बॉन्ड रिलीज होकर कोई भी केमिकल इसके साथ लग जाता है जिससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बॉडी में शुरू हो जाता है। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड जो आपके कुकिंग ऑयल में 50% तक होते हैं, और ये मैं आपको बताऊं ये हमारी बॉडी को सिर्फ चाहिए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ग्राम। इससे ज़्यादा आप डेली का लेंगे तो ये डेंजरस है। अब आप जो सारे हम यूजुअली कितना कंज्यूम कर रहे हैं जी, और हम यूजुअली कितना कंज्यूम कर लेते हैं? आप तो भाईजान जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें 60% तक इसकी अमाउंट है जो आपको यूज़ करना चाहिए, उससे 30 टाइम्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप डेली बेसिस पे। और ये इन्फ्लेमेटरी है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो इन्फ्लेम होते जा रहे हैं। तो हम फिर कुकिंग ऑयल को भी रिमूव करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस फूड को रिमूव कर देते हैं, नेचुरल डाइट्स पे आ जाते हैं, फैट्स हेल्दी कर लेते हैं, और मीट है। और फिर कुछ लोग जो कहते हैं रोटी नहीं हम खा सकते, तो उनको रोटी का भी अल्टरनेट दिया है। कुछ ऐसी चीज़ों की रोटी बन जाती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े हैं, सैलड है, ग्रीन शेक है। लेकिन इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि जैसे ही हम हेल्दी या क्लीन डाइट की तरफ जाते हैं तो वो बड़ी टेस्टलेस हो जाती है, यानी कि रोटी जो है वो उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की रोटी खाने के हम आदी हैं यूजुअली। आपकी बात ठीक है, लेकिन बात फिर वही है कि अब आप एक नशे का मरीज है, बीमार हो चुके हैं। हाँ, नशे का मरीज है। मुझे ये बताइए कि वो जो हेरोइन पीता है, हेरोइन के अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है? वो छोड़ता क्यों नहीं है? वो ये गंदम के भी आप एडिक्ट हो गए हैं। इसके अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं। इसमें ऑपिएट्स होते हैं, गंदम के अंदर ऑपिएट्स होते हैं जो आपके ब्रेन के प्लेयर सेंटर को जाके हिट करते हैं और आप उसकी एडिक्शन से बाहर नहीं निकलते। ये चीनी के साथ भी ऐसा ही मसला है। मेरे ख्याल से सब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ है या ये सिर्फ गंदम और चीनी के साथ ही है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ सेफ भी हैं, जैसे आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलेंगे, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपको 600 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट लाजमी खाने चाहिए, मैक्सिमम की बात कर 600 कैलोरीज। 600 कैलोरीज। अब 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट तो बर्न होगा खाना चाहिए तो उससे 4 कैलोरीज निकलती हैं, तो 600 को तकसीम कर दें आप 4 से तो 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स निकल आते हैं। तो इसको आप सेफेस्ट साइड से लें, मसलन आलू अच्छा, हाँ जी, शकरकंदी अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, अच्छा है, शकरकंदी है, आलू है, वाइट राइस भी बेहतर है। और ठीक है, बॉइल्ड राइस की आप बात कर रहे हैं या? बॉइल्ड राइस जो है, और इसी तरह साबूदाना है, और इसी तरह बीट रूट भी आपको सेफ है, और कैरेट है। फिर आप थोड़ा फ्रूट का एक छोटा दाना आप ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर बहुत थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो आप ले लें। तो जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है ना, नॉर्मली 15-20 ग्राम 25 ग्राम, और जो अगर आप डायबिटिक नहीं तो 150 ग्राम, वो आप इधर से लें। हमारी जो गंदम के साथ इस वक्त इशू है, जो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी, ये GMO है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोटीन है, जो गंदम के अंदर प्रोटीन है, ये बॉडी के लिए सेफ नहीं है। ये आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर जाके इन्फ्लेमेशन भी पैदा करती है, लीकी गट पैदा करती है। सीलियक एक बीमारी है, सीलियक डिजीज़, जिसमें कभी पेशेंट को मरीज़ को डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वॉमिटिंग होती रहती है, पेट में दर्द होता है, बाउल अर्जेंसी हो जाती है।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, IBS, ये सारी बीमारियां, इसकी माँ भी गंदम है। तो इसको जब आप अच्छा, ये निकालते सब हैं, बीमारियां जो हैं गंदम से हो रही हैं। गंदम से हो रही हैं। मेरे ख्याल से हम सबसे ज्यादा गंदम को ही एडवर्टाइज जी, करते हैं हम इस सबसे मुल्क में। ज़्यादा गंदम से कैलोरीज ले रहे हैं। यही वजह है हमें कि तो पेशेंट को समझ ही नहीं है। वो वो समझता है शायद मैंने चीनी छोड़ दी है तो मेरी जान छूट गई। अब मेरे मेरे भाई, ख्याल से ये तो हमारे पॉलिटिकल स्लोगन्स भी हैं, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, तो रोटी रोटी कपड़ा, तो हमने वहां पे भी डाली हुई है। एग्जैक्टली, रोटी की जब बात आएगी तो गंदम पर आएगी। गंदम तक आएगी। और गंदम जो है फिर लोग कहते थे, मुझे सवाल करते हैं कि जी हमारे तो बाओजाद खा रहे हैं, बड़े अच्छे से है गंदम, तो आप वो इतने अरसे से बीमार नहीं हुए तो हम क्यों वो बताएंगे। वजह ये है कि उसके अंदर ये गंदम वो गंदम नहीं रही। वो ऑर्गेनिक हुआ करती थी, आज जो है ये जी जेनेटिकली एग्जैक्टली, उसके मॉडिफाइड है। उसके अंदर जो ये जो ग्लूटीन है, जो गंदम की 80% प्रोटीन होती है, इसका स्ट्रक्चर ये नहीं था जो आज वाली गंदम का है। और ये डॉक्टर नॉर्मन थे, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और ये नई गंदम की वैरायटीज बनाई, और इनको भी नोबेल प्राइज भी मिला फिर इसके ऊपर। लेकिन इन्होंने ना एक गलती की थी, इन्होंने सारा फोकस पैदावार बढ़ाने पे रखा, लेकिन उस गंदम को ह्यूमन सेफ्टी के हवाले से टेस्ट नहीं किया गया, और आज तक नहीं टेस्ट ठीक किया है, यानी कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गई, लेकिन कभी भी सेफ्टी को उन्होंने नहीं यस, क्या कैलकुलेट वो किया हुआ। इंसानों के लिए टॉक्सिन तो नहीं है? ये थी बड़ी बिल्कुल बात। ठीक है। ये हुआ कि वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गई। फिर जो दूसरी चीज़ आपकी खुराक में इस वक्त आई है, वो चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आ गया, कोल्ड ड्रिंक्स की चीनी तो शक्ल। वैसे भी कहा जाता है कि मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे एडिक्टिव कोई सब्सटेंस है तो वो शुगर है। जी, आप सही कह रहे हैं। वाइट शुगर। ये हीरोइन से 9 टाइम ज़्यादा एडिक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है। आप बिल्कुल ठीक है, और हम बड़ी खुशी से लेकिन कंज्यूम कर रहे हैं आप तो काफ़ी। बच्चों को लेकिन लोग पिलाते ऐसे भी हैं, हैं डायबिटिक जो हैं, आप तो अपने बच्चों ऐसे को डायबिटिक लोग भी हैं जो कि शुगर छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर शुगर है वो उसी तरह से कंज्यूम करते रहते हैं। ऐसे ऐसे। अब देखिए ना, अगर गंदम नहीं छोड़ते, हम अनाज खा रहे हैं, आप सुबह 2-3 रोटियां खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, आप मीठा नहीं भी खाते, तो आप मीठा कितना खाते हैं? हम 10% से ज़्यादा तो नहीं मीठा खाते ना। बिल्कुल ऐसे बहुत कम ठीक है ना? क्वांटिटीज में खाते वो हैं, जबकि ऐसे आपने लोग भी होते हैं मसलन आपने चाय जो। फीकी पीनी शुरू कर दी, उसमें एक हाँ जी। चमची से क्या फ़र्क पड़ना है? जबकि एक रोटी के अंदर 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब 2 रोटियां आपने खाई तो कितने ग्राम आ गए? 120 ग्राम। 120 ग्राम्स। और 6 रोटियां अगर आपने खाई हैं सारे दिन में, तो इसको आप 360 ग्राम हो गए। 360 ग्राम को 4 से मल्टीप्लाई करें, कैलोरीज बनाएं इसकी, तो आप देखें कि ये कहाँ पे बात चली जाती है, जबकि आप 600 कैलोरी मैक्सिमम ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से। और ये सिर्फ रोटी है, ये इसके रोटी है। अलावा जो हम उसके साथ कंज्यूम कर रहे हैं वो अलहदा से है, और कुछ सॉफ्ट दालें ड्रिंक्स इसके जो हम साथ हैं, कंज्यूम कर दालों रहे में हैं भी वो यही चीज़ अलहदा है। है। फिर मीठा भी है। अब शादियों ब्याहों पे हम क्या करते हैं? पहले बिरयानी खाते हैं, फिर 2 नान डकारते हैं, फिर उसके साथ जनाब बोतल पीते हैं, और फिर जब चाय की बारी आती है कहते हैं फीकी पिला दो यार, मुझे डायबिटीज है। तो आधा किलो यानी कि मीठा हमें अंदर सिर्फ फेंक दिया हाँ, आपने। हमें सिर्फ चीनी के टाइम पे जब शुगर ऐड करनी हो तब याद आता है कि हम डायबिटिक हैं, बाकी हम लेकिन अपने नहीं वो शायद करते बीमारी का काफ़ी नाम ज़्यादा। भी लेकिन शुगर इससे है ना, इसलिए। तो इसलिए हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि ये वाइट शुगर से होती है सर। नो डाउट, तो वाइट सिर्फ शुगर इसको मतलब बहुत ज़्यादा खराब करती है। ये वाइट पॉइजन है। इंक्रीज कर देती है उसे। टेबल शुगर जो है, चीनी, वाइट पॉइजन है, इसको किसी सूरत भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर जो प्रोडक्ट्स की उसी बात पे आता हूँ मैं कि जो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ खाना ये मज़ेदार नहीं होता, तो इसका क्या सोल्यूशन है? आप जैसे कह रहे थे कि आटा है, इसी तरह से अभी एक रीसेंट प्रोडक्ट भी आपने मेरे ख्याल से अनाउंस की जो कि ब्रेकफास्ट की है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो डायबिटीज़ पे किस तरह से असरअंदाज है, और सेकेंडली क्या क्या फ़ायदे हैं, और क्या सिर्फ डायबिटिक लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद है वो, या उसके और भी कोई फ़ायदे हैं जो कि नॉर्मल लोग जो कि जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो उससे क्या फ़ायदा ले सर, सकते हैं? हम इस वक्त सब लोग जो है ना, सब लोग, चाहे आप डायबिटिक हैं चाहे नॉन डायबिटिक हैं, हम मेल नॉरिश्ड हैं।
हम मेल नरिश्ड हैं, बिल्कुल। हम गजाई कमी का शिकार हैं। आप जो खा रहे हैं उसके अंदर कहाँ कोई चीज़ पूरी है। रोटी खा रहे हैं और उसके अंदर भी फिर रिफाइंड मैदे की शक्ल में आप खा रहे हैं सफ़ेद आटा, जो उसके अंदर को काम की चीज़ है वो सारी निकल गई। आप जो हांडी पकाते हैं, सालन आपने सब्ज़ी पकाई है, उसको जब आप भून भून के उसकी सत्यानाश फेर देते हैं तो उसके अंदर तो कुछ नहीं बचता। तो हमारे जिस्मों के अंदर गज़ाई अज्जा की कमी हो जाती है, जो ज़रूरी वाइटल चीज़ें हैं उसकी कमी हो जाती है। अब वो यानी कि हम चाहे ओवर ईट कर रहे हैं पर काम का कुछ नहीं खा रहे हैं। काम का कुछ, जंक, इसीलिए इसको जंक ही कहते हैं। जंक का मतलब क्या है, कूड़ा खा रहे हैं हम। तो ये जब डायबिटिक पेशेंट थे, और ये मेरा अपना भी मसला था कि यार जिस्म को जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए और रोज़ाना चाहिए वो तो मिलें। तो फिर एक मेरे सामने चैलेंज ऐसा था कि इसको हम देखें कि इस एक ऐसी प्रोडक्ट डेवलप की जाए जो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक, जो मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर वाले, नॉर्मल, सब खा सके, जो एक खाना हो और जिसके अंदर सारी चीज़ें हों। तो फिर मैंने एक ये नुस्खा था पुराना, और ये चला आ रहा था हमारी फैमिली के अंदर भी। और ये मेरे फैमिली में मेरी वालदा के नाना जान थे, वो हकीम थे, और वो हकीम अजमल साहब के हम असर थे, और उनके साथ तिबिया कॉलेज दिल्ली के अंदर काम कर चुके थे। तो ये हकीम अजमल साहब ने और उन्होंने मिलके अपनी फैमिली का एक ख़ास नुस्खा बनाया हुआ था। तो वो मेरे अच्छा। सामने आया। तो फिर मैंने जो उसके अज्जा थे उनको जदीद इस वक्त जो साइंस ने चीज़ें की हैं उसके हवाले से उन्हें पढ़ा, समझा, और उसका फिर वो एक यूनिक कम्बिनेशन था, वो मिलाया। तो और ये एक पाउडर टाइप चीज़ बन गई। और इसको एक गिलास दूध के अंदर, यानी 2 चम्मच आपने इसके लेने होते हैं, और एक गिलास दूध, 300 ml दूध है, उसको बॉयल कर लें और उसमें ये 2 चम्मच डालें, और इसको जनाब हिलाते रहें, 3-4 मिनट पकाएं। तो ये एक ऐसा ब्लेंड है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। ख़ासतौर पे जैसे एज बढ़ती है तो आपके मसल लॉस होने शुरू हो जाते हैं, तो इससे मसल गेन होते हैं। आप अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपको ये खाने से आपके मसल्स बनेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोपिनिया जिसे कहते हैं, हड्डियां बुरबरी होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा विजन उनका ठीक हो जाता है। मैदे के लिए इसके अंदर बड़ी चीज़ें हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर देती हैं, आपको सारा दिन एनर्जी मिलती है। और दूसरा, ये इस वक्त जो हमारी लाइफ है ना बड़ी तेज़ हो गई, अब हमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं हम बना सकते। तो मेरे सामने ये भी था कि लोग बस सुबह आपको पास हो तो 5 मिनट में जैसे चाय बनाते हैं उतनी देर में क्विकली कुछ हो क्विकली। सके तो कि ये बच्चों ने स्कूल जाना है तो फौरन फौरन तैयार जी हो बच्चे जाए, हैं आपके, अच्छा चलते बच्चों का फिरते मग मसला में था, माएँ कंज्यूम कर कहती थी सकें। बच्चे खाते कुछ नहीं, सुबह स्कूल भेजते हैं खाते कुछ नहीं। तो उनके लिए ये अब ऐसा है, माएँ बड़ी खुश हैं कि वो बनाती हैं, बच्चे को ज़बरदस्ती भी पिला देती हैं। पीने वाली चीज़ है ना, उसको टाइम को नहीं। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो भी 5 मिनट में बनाते हैं और उसको पी लेते हैं। तो इससे फिर आपको और कुछ नहीं खाना, ये कंप्लीट ठीक है। ब्रेकफास्ट है। फिर जाके आप लंच करें जो भी आपका दिल करे, और आपको सारा दिन यानी कि एनर्जी देगा। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के लिए बच्चे जो हैं सुबह 7 बजे 6 बजे निकलते हैं, तो या दफ्तर के लिए लोग जो हैं जो उस टाइम निकलते हैं या यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, तो ये 6 बजे अगर कंज्यूम करते हैं इसे, या फॉर एग्जांपल 7 बजे करते हैं, तो नेक्स्ट मील की ज़रूरत उन्हें कब पड़ेगी? लंच की वो दोपहर को 12-1 बजे जो लंच करते हैं। अगर बच्चे सुबह 6 बजे, 12-1 बजे। बच्चे सुबह आपके अगर स्कूल जाते हैं सुबह उनको खिला दें। और बहुत सारे बच्चे तो अपना लंच बॉक्स साथ लेके जा रहे होते हैं, वो स्कूलों में 11-12 बजे उनको टाइम दिया जाता है। तो वो उस वक्त तक उनको भूख ही नहीं लगती, वो इतना अंदर से फुल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप ऑफिस में जाते हैं 9 बजे के हिसाब से 8 बजे, तो फिर आप 1 बजे जब आपकी ब्रेक होती है आप उस वक्त कुछ खाना चाहें। तो ये तो तब उससे पहले आप बस यही ब्रेकफास्ट कंज्यूम करें तो यही आपके लिए काफ़ी ये होगा। मुकम्मल खाना है आपका, इसकी कैलोरीज, तो सर इसके अंदर जो सारी आपको बॉडी को सुबह एक एनर्जी का बूस्ट चाहिए होता है ना, अपना काम करना है, ये आपको सारा कुछ देगा। और आपकी नींद को बड़ा बेहतर करता है। बॉडी के अंदर
हार्मोन्स का बैलेंस बेहतर कर देता है, जो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन होती है उसको लेवल कर देता हम्म, है। बिल्कुल ठीक है। तो सर इसमें ऐसा क्या है जो, यानी कि क्या ये भी कोई दवाई है, कोई ऐसा कोई केमिकल फार्मूला है, क्या नहीं, चीज़ है जिसकी वजह ये से ये सब कुछ हो बेसिकली रहा है? मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। ये 100% नॉन केमिकल, 100% ऑर्गेनिक है। इसके अंदर आपके बादाम है हम्म, ऑर्गेनिक, जो उसमें किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई एडिटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं है। इसके अंदर एक बड़ी अहम और कीमती चीज़ है मूसली सफ़ेद। मूसली सफ़ेद जो बिल्कुल है ठीक है। ये एक इंतहाई कीमती चीज़ है आपकी मसल बिल्डिंग के हवाले से। टेस्ट हम्म, मर्दों को टेस्टोस्टेरोन लेवल का और जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके बिल्कुल ठीक है। अंदर मगजियात हैं, तरबूज के मगज़ हैं, कद्दू के मगज़ हैं, इसके अंदर बनौला के मगज़ हैं, इसके अंदर छोटी हम्म, इलायची है, उसका दाना है, इसके अंदर सौंफ है, और इसके अंदर थोड़े से सेफ कार्बोहाइड्रेट के लिए बासमती चावल का जो फ्लोर है, राइस है, थोड़ा सा, ताकि आपको जो हम्म। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, हमारी बॉडी में कुछ सर्टन चाहिए लेकिन प्रोसेस है वो लिमिटेड चाहिए क्वांटिटी आपको। में चाहिए। और ठीक है, एक ये, लिमिटेड क्वांटिटी तक चाहिए। हाँ, ये 23 ग्राम यानी 2 चम्मच जो हैं 23 ग्राम बनते हैं। तो इसमें बिल्कुल ठीक है। 6-7 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो आपके शुगर के बिल्कुल ठीक है, मरीज को छः भी कोई सात डिस्टर्ब नहीं ग्राम करते। लेकिन मेरे ख्याल से जो मिल्क है उसके अंदर भी तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। उसके अंदर है शुगर लेवल होता है, तो वो मिल के भी टोटल 10-15 ग्राम बन जाते हैं। अच्छा, मिल्क के भी बहुत ज़्यादा नहीं, कार्ब्स वो नहीं बनते, शुगर तो आप उसके साथ कंज्यूम कर स्पाइक नहीं सकते हैं। होता उस तरह से। बिल्कुल ठीक है। तो सर इसके और बेनिफिट्स यानी कि क्या क्या हो सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के साथ तो ये हेल्प करता ही करता है जैसे आपने बताया, क्योंकि शुगर लेवल स्पाइक नहीं करवा रहा। और बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स है, और ये क्या मतलब बच्चों को जब दे रहे हैं हम, तो इतना ज़्यादा टाइम ये जो लास्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए भी सेफ़ है नहीं है, ये बच्चों के लिए या कोई बहुत सेफ स्किन है। पे असरात कुछ, नहीं सर, ये कोई बच्चों, साइड इफ़ेक्ट्स हैं प्रोडक्ट के? इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स उन चीज़ों के होते हैं जो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री के साथ जाके छेड़खानी करते हैं। ये गज़ा है, और इसका इतना खूबसूरत तरीके से इसको इकट्ठा किया हुआ है और इसको प्रोसेस किया हम्म, गया है कि इसके अंदर केमिकल दाखिल ही नहीं है। और फिर बिल्कुल ठीक है। जो कोई केमिकल इन बीजों के अंदर होते हैं, ये टॉक्सिन होते हैं, हम्म, जैसे फाइटेट्स होते हैं जो एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको भी हाँ जी। नेचुरल तरीके से रिमूव किया गया वाटर ट्रीटमेंट के ज़रिए से। जैसे बादाम को है, मतलब बादाम जब हमने इसमें डालने हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से भिगो के, छील के, खुश्क करके फिर उनको इसमें शामिल किया गया। तो ये वो बिल्कुल तरीका है ठीक है। जिससे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे, अगर आपका जब बच्चा सॉलिड गज़ा खाने के काबिल हो गया तो उससे आप शुरू करा दें और सारी उम्र वो खाता रहे, इसका फ़ायदा होगा, इसका नुकसान कोई नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल और ठीक हो ख़ास गया। तौर पे जो माएँ हैं, दूध पिलाने वाली माएँ बच्चों को, और जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनके लिए भी ये बड़ा मुफीद है। और बुज़ुर्गों के लिए तो बिल्कुल है ही। ठीक है। बूढ़े लोग, किसी को कमर दर्द हो रही है, किसी को आंखों का मसला हो रहा है, याददाश्त को बेहतर कर देती है, नींद आपकी बेहतर बन जाती है, सॉलिड नींद आती है इसको खाने से। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इतने इसके फ़ायदे हैं, जो कि आप ये डेली बेसिस पे ब्रेकफ़ास्ट के तौर पे कंज़्यूम कर रहे हो, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स दे रहे होंगे। सर एक और सवाल, कि बेनिफिट्स इसके जो हैं, वो कितने टाइम में आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं? जी, ये आपको, हमने जो इसकी पैकिंग रखी है जी, वो तकरीबन 15 से 20 दिन का नाश्ता है एक बंदे का। ठीक है। हुँ, तो वो आप जब एक हमारा वो खाएंगे ना, तो आपको ये तीसरे चौथे दिन ही अपना पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैंने कुछ खाना शुरू कर दिया। और अच्छा, तकरीबन एक, तीसरे चौथे दिन से ही आपको इफ़ेक्ट नज़र एग्जैक्टली आना आप शुरू ये हो जाएगा? बताएगा। अच्छा, ये मूड को भी बेहतर करता है, ये आपको एंटी डिप्रेसेंट भी है, ये मज़े की बात बताऊं। अच्छा, ये बॉडी के अंदर ना, हमारे दोस्त हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चों के मूड पे बड़ा अच्छा असर पड़ा है, बच्चे जो हुँ, लड़ते रहते थे वो उनके मूड चेंज हो गए हैं। लड़ना बंद कर दिया या मतलब कम कर लड़ते दिया नहीं, उन्होंने अब वो बच्चों ने? खेलते हैं एक दूसरे के साथ।
फिर तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये खिलाना चाहिए। एग्जैक्टली मैं तो बच्चों के साथ कहूँगा साथ हमारे कि मुल्क की आवाम को भी खिलाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपस में लड़ना बंद करें। यस, कोई पॉजिटिव काम शुरू करें। तो सर ये कब से अवेलेबल होगी, और अगर कोई भी बंदा आपका एक तो कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा हो, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है, या फिर उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें आप हेल्प आउट कर सकते हैं, एक तो काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि वो आपसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्या आप पर्सनल सेशंस ऑफर कर रहे होते हैं, क्या पब्लिक सेशंस ऑफर कर रहे होते हैं, और सेकेंडली कि जो भी बंदा ये इस नाश्ते के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहा हो, तो या वो ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा हो, तो वो कैसे कर सकता है। जी ये एक तो मैं आपको बता दूं कि ये अवेलेबल है और हमने रिसेंटली इसको अभी बनाया है। इसको हम ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि इसके अंदर मगज़ियात हैं, तो वो फिर कीड़ा लगने का या कोई ऐसे मसाइल हो जाते हैं, तो इसको मुनासिब सा बनाते हैं और वो जो निकल जाता है। आप हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस मामले में, उनका नंबर आप स्क्रीन पे मैं आपको दे दूंगा, वो आप दे दीजिएगा, तो उनसे वो आप। हम डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मेंशन कर देंगे जी कि बिल्कुल। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो जी आपको सर। उसकी प्राइस और डिलीवरी वगैरह, तो ये आपको आपके घर बैठे आपको मिल जाता है। और दूसरा जो कोर्सेज की आपने बात की है, तो फोकस मेरा मेन डायबिटीज़ रिवर्सल के ऊपर होता है। लेकिन अब जो समझ आई है ना कि जब ये हम डायबिटीज़ रिवर्सल वाली डाइट खाते हैं, तो इससे मोटापा आपका ख़त्म होता है जी, ओबिसिटी, ब्लड प्रेशर ठीक हो हम्म। जाता है, आपका जो शुगर लिपिड प्रोफाइल है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हम्म। वो ठीक हो जाता है, जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं, आपका शुगर तो ठीक होती है। और आप मैं आपको ये कहूँगा कि अगर एक साल आप इस डाइट के ऊपर लग जाते हैं, तो 10 साल आप यंग हो जाते हैं। अच्छा, ये 10 साल यानी कि आपकी एज जो है वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स हो जाती है, मैंने इससे ये अपने महसूस भी किया। और जितने लोग हैं वो मतलब चाहते हैं कि जी, मैं आपको बताऊं, मैं आई एम 46, तो मुझे कोई बंदा 46 का जज नहीं करता। नॉर्मली बिल्कुल ठीक है। 35 की मेरी एज, वो कहते हैं इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मेरी पहले कैफियत थी, तो जब मैं 35 साल का था मैं 45 का लगता था, तो वजन बढ़ा पहले से हुआ, ही ज़्यादा बूढ़े लगते थे आप। पेट बाहर है, चेहरे पे रौनक नहीं है, एनर्जी नहीं है, मायूसी ज़िंदगी में, तो ये सारा कुछ रिवर्स हो जाता है। तो डाइट जो है ये यानी कि आप कह रहे हैं कि बस अगर बंदा मुर्दा नहीं है तो उसे हेल्प करेगा ही करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सर ये 2 जमा 2 4 की तरह की मैथ है इसमें कोई। और हम मेरा मकसद जो है इसको एजुकेट कराना है, मैं कौम को एजुकेट कर रहा हूँ। मैं कोई दवाई नहीं बेच रहा, कोई चीज़ नहीं बेच रहा। ये जो प्रोडक्ट नाश्ते की है, ये भी मैं ओपनली आपको मैंने बता दिया इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें हम्म। बनाना असल काम है, बन नहीं पाती, लोग उस प्रोसेस कि से वो गुजरते काफ़ी नहीं एक हैं। वो प्रोसेस है बड़ा लंबा सा जिससे गुजरना पड़ता है। जी हर ऐसे बंदा इंडिविजुअली बना रहा हो तो उनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बजाय इसके कि आपने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी कि आप बना बनाया ले लें। ही ऐसे ही ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है सर। और सर आपके कोर्सेज अगर ज्वाइन करने हो तो कोर्सेज सिर्फ डायबिटीज़ पे आपका कह रहे हैं आपका मेन फोकस होता है, लेकिन उसके अलावा ओबेसिटी जो कम करना चाह रहा हो, कोलेस्ट्रॉल को जो मेंटेन करना चाह रहा हो, वो ब्लड सब भी प्रेशर। कोर्सेज आपके ज्वाइन कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली। मैं पार्टिसिपेंट्स को हाँ जी, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बताता चलूँ कि गुरु जाहिद साहब के कोर्सेज जो हैं वो हर महीने ऑनलाइन हो रहे होते हैं। ये 30 डे का कोर्स होता है, और आहिस्ता-आहिस्ता अब इसे ब्रेक डाउन करके कम दिनों पे भी लाया जा रहा है कि उन लोगों के लिए जो कि मसरूफ़ होते हैं, जो कि 30 दिन रेगुलरली क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए हम ये 7 डेज़ और 15 डेज़ में भी इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे। वो भी ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं, आप बेशक हेल्दी ही क्यों ना हो, तब भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़ा ये कोर्स लाज़मी अटेंड करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप और बेहतर लाइफ़ किस तरह से गुज़ार सकते हैं और हेल्दी किस तरह से हो सकते हैं। आप अगर डिप्रेशन में मुब्तला हैं, आप अगर किडनी से रिलेटेड मसाइल में मुब्तला हैं, आप डायबिटिक हैं, तो उन सब मामलात में ज़ाहिद साहब की कुछ एडवाइस जो हैं वो हो सकता है कि आपकी भी ज़िंदगी बदल दें। आप भी वापस हेल्दी हो सकें, आप भी 10 साल यंग हो सकें। इसी के साथ-साथ अगर आप जो ब्रेकफ़ास्ट है वो अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका वेब लिंक, नंबर जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
आपको सब डिटेल्स उसकी वेबसाइट पे, उसके सोशल अकाउंट्स पे या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके मिल जाएंगी। आपके कोई भी अगर सवाल हों तो प्लीज़ जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करें। इसी के साथ सर मैं आपको शुक्रिया भी कहना चाहूँगा, आपने इतना वक्त निकाला और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इसे कंटिन्यूस हम करते रहें। हम बल्कि हमारा ऑडियंस जो है उसके और भी जो सवाल हैं हेल्थ से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जाहिद साहब से जो भी आप सवाल करना चाहें प्लीज़ वो भी हमारे नीचे कमेंट्स में मेंशन करते जाएं। हमारी कोशिश होगी कि हम अगली दफ़ा जब जाहिद साहब को कॉल पे लें इसी तरह से या उनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हों तो तब आपके सारे सवाल आंसर किए जा रहे हों। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह थैंक यू, इंशाल्लाह थैंक यू, वेलकम। अगले हफ्ते दोबारा हम लोगों के अगले नए सवालों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी मोस्ट वेलकम जी। इंशाल्लाह मैं इस हाज़िर हूँ, और जहाँ तक ये आगाही नॉलेज को स्प्रेड करना है, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।